दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल युद्ध में मीडिया, खबर, भ्रम या रणनीति के सारांश पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। युद्ध केवल गोलियों, बमों और सैनिकों के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह अब एक नई लड़ाई का रूप ले चुका है, जो मीडिया के माध्यम से होती है। यह युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि हर स्मार्टफोन, हर टीवी स्क्रीन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जा रहा है। मीडिया युद्ध की नई शक्ति बन गई है, जो केवल खबर देने का काम नहीं करती, बल्कि यह एक रणनीति, प्रभाव और मानसिक युद्ध का हिस्सा बन चुकी है। खासकर जब युद्ध के मैदान में मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात आती है, तो मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान मीडिया ने अपनी भूमिका को एक रणनीतिक हथियार के रूप में स्थापित किया है। आज के इस लेख में हम मीडिया और युद्ध के रिश्ते को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे मीडिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध एक दूसरे के साथ मिलकर आधुनिक युद्ध की रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं मीडिया और युद्ध के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में। हमारे इतिहास में युद्ध के दौरान मीडिया का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के रूप में होता रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मीडिया ने युद्ध के मैदान की रिपोर्टिंग की, लेकिन साथ ही युद्ध में जनता को प्रेरित करने और दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि प्राचीन समय में युद्ध की सूचनाएं केवल शाही आदेशों तक सीमित होती थी, लेकिन अब सूचना के प्रबंधन और प्रसार का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। मीडिया ने अब इस शक्ति को अपने हाथों में ले लिया है और यह सूचना के क्षेत्र में प्रभावी हथियार बन गया है। उदाहरण के तौर पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो मीडिया उसकी रिपोर्टिंग के द्वारा न केवल जनता को सूचित करता है, बल्कि यह रणनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में मीडिया की भूमिका के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही गलत जानकारी और दुष्प्रचार से निपटने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले किए, इसलिए संघर्ष के बारे में गलत सूचनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फैल गई। इस दुष्प्रचार से देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा बताया गया। दुष्प्रचार यानी डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है झूठी और भ्रमित करने वाली जानकारी को जानबूझकर फैलाना। यह जानकारी न केवल गलत होती है, बल्कि इसे ऐसे तरीके से प्रसारित किया जाता है जिससे लोगों को धोखा दिया जा सके। इसका एक और बड़ा असर यह होता है कि यह समाज में विभाजन पैदा करता है और लोगों के बीच घबराहट और डर को बढ़ाता है। यह किसी भी देश की एकजुटता को कमजोर करता है और उसे एकजुट होकर किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में बाधा डालता है। आइए अब जानते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध की भूमिका के बारे में। अब अगर बात करें मनोवैज्ञानिक युद्ध की, तो यह एक ऐसी रणनीति है जिसे युद्धों या भू राजनीतिक तनाव के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है दुश्मन की मानसिक स्थिति को प्रभावित करना, ताकि उसकी सामरिक क्षमता को कमजोर किया जा सके। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेगेंडा यानी प्रचार, धमकी और अन्य गैर सैन्य तरीके से शत्रु को गुमराह करने, डराने और मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के तौर पर शत्रु के बीच डर पैदा करने के लिए झूठी या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाना या दुश्मन के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए पर्चे बांटना, यह सब मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रोपेगेंडा 3 प्रकार से फैलाया जा सकता है। इनमें पहला है व्हाइट प्रोपेगेंडा, जिसमें जानकारी सच्ची होती है लेकिन थोड़ा बहुत पक्षपाती नजरिया हो सकता है। वहीं दूसरा है ग्रे प्रोपेगेंडा, जिसमें जानकारी ज्यादातर सही होती है लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होता जिसे पूरी तरह से गलत साबित किया जा सके। तीसरा है ब्लैक प्रोपेगेंडा, जिसमें पूरी तरह से झूठी जानकारी होती है और इसे झूठे स्रोतों से जोड़ा जाता है ताकि यह लोगों को विश्वास दिलाए कि यह जानकारी सही है। मनोवैज्ञानिक युद्ध का मकसद जनता के विश्वास को कमजोर करना होता है। इसके तहत झूठी कहानियां या कंटेंट बनाए जाते हैं ताकि लोग आधिकारिक रिपोर्ट्स पर शक करने लगे।
इसके अलावा शत्रु को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने वाले पर्चे भी वितरित किए जाते हैं। इस तरह से बिना प्रत्यक्ष युद्ध किए ही दुश्मन के संकल्प, एकता और शक्ति को कमजोर किया जा सकता है। इस प्रकार दुष्प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध का उद्देश्य सिर्फ शत्रु को कमजोर रुकावट करना नहीं, बल्कि समाज में भय और असमंजस की स्थिति पैदा करना भी होता है। आइए अब जानते हैं कि मीडिया के रणनीतिक उपयोग के बारे में और क्या यह एक युद्ध का हिस्सा है। मीडिया का उपयोग युद्ध के दौरान सिर्फ सूचना के प्रसार के लिए नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार के रूप में भी किया जाता है। यह अब किसी भी सैन्य संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो न केवल युद्ध की धारणा को प्रभावित करता है, बल्कि युद्ध के परिणामों को भी बदल सकता है। युद्ध के दौरान मीडिया का उपयोग विभिन्न तरीके से होता है, जैसे जनता की मनोबल को बढ़ाना, शत्रु की मानसिकता को तोड़ना और अपने पक्ष को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना आदि। मीडिया के रणनीतिक उपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण युद्ध के समय मनोवैज्ञानिक युद्ध में देखने को मिलता है। जब किसी राष्ट्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो मीडिया का उद्देश्य केवल घटनाओं की रिपोर्ट करना नहीं होता, बल्कि युद्ध की तस्वीर को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है जिससे अपने पक्ष को समर्थन मिल सके और दुश्मन की स्थिति कमजोर हो। उदाहरण के लिए 2016 में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मीडिया ने इसे एक बड़ी सैन्य सफलता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे न केवल भारत के अंदर जनता का उत्साह बढ़ा, बल्कि पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ा। मीडिया के माध्यम से युद्ध की जानकारी फैलाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वैश्विक स्तर पर सूचना युद्ध को जन्म देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और फेसबुक सूचना के प्रसार को तेजी से बढ़ाते हैं और ये युद्ध के दौरान बहुत प्रभावी हो सकते हैं। गलत सूचनाओं या अफवाहों को फैलाने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे शत्रु के भीतर भ्रम पैदा होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के युद्धों में मीडिया एक प्रभावी रणनीतिक हथियार बन चुका है, जिसका उपयोग किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, मनोबल और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के समय मीडिया न केवल घटनाओं की रिपोर्ट करता है, बल्कि यह दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों को भी आकार देता है। उदाहरण के तौर पर भारत में पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग के दौरान मीडिया द्वारा भारत की आंतरिक सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसे भारत द्वारा किए गए अत्याचारों के रूप में दिखाया जाता है। यह सब मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा होता है जो मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है। आइए जानते हैं मीडिया और युद्ध का भविष्य क्या है और क्या यह एक बढ़ता हुआ खतरा है। आज के डिजिटल युग में युद्ध की प्रकृति में भारी बदलाव आ चुका है। युद्ध केवल सीमाओं पर सैनिकों के बीच नहीं, बल्कि मीडिया और सूचना के माध्यम से भी लड़ा जा रहा है। मीडिया का प्रयोग अब एक शक्तिशाली रणनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है, जो युद्ध के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। यह सूचना युद्ध के रूप में उभरा है, जिसमें केवल एक सशस्त्र संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिकता और विचारधारा की भी जंग होती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण सूचना का प्रसार अत्यधिक तेज हो गया है, जिससे युद्ध की प्रकृति और भी जटिल हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचनाओं का प्रसार, जो युद्ध की स्थितियों को बिगाड़ सकता है, यह एक गंभीर खतरा बन गया है। इसका उद्देश्य न केवल शारीरिक हमलों का जवाब देना होता है, बल्कि इससे युद्ध की धारा और परिणामों को भी मोड़ा जा सकता है। हालांकि मीडिया का उपयोग सकारात्मक रूप से भी किया जा सकता है, जैसे नागरिकों को सूचित रखना और किसी संकट के समय सही जानकारी प्रदान करना, परंतु इसके नकारात्मक पहलू भी अधिक स्पष्ट हो गए हैं। भविष्य में मीडिया और सूचना युद्ध का दायरा और बढ़ेगा। निष्कर्ष: वर्तमान में मीडिया का प्रभाव केवल खबर देने तक सीमित नहीं है, वह अब एक प्रमुख रणनीतिक उपकरण बन चुका है, जिसे युद्ध के मैदान में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया युद्ध के दौरान न केवल जनता के मनोबल को प्रभावित करता है, बल्कि यह दो देशों के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध को भी बढ़ावा देता है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम मीडिया की जानकारी को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखें और यह समझें कि वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, ताकि हम किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या दुष्प्रचार से बच सकें। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के समय मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों देशों के मीडिया चैनल युद्धों की खबरों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वह सिर्फ एक रिपोर्टिंग का हिस्सा न रहकर खुद एक युद्ध का रूप ले लेता है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार फैलाने के संभावित खतरे और उसके प्रभाव पर चर्चा करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।